बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप दैट ऑल यू विल बी वेरी वेल इन द गुड कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए इस मुश्किल वक्त में। ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर एज यू नो वेरी वेल, इन द लेक्चर नंबर 9 हमने किया था यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स, हमने ये दोनों चीज़ें अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। And in today's lecture, in the lecture number 10, we are going to start the book exercise and review exercise number 1। आज हम इंशाल्लाह रिव्यू नंबर 1 भी करेंगे। बेटा रिव्यू नंबर 1 मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है ना वो रिव्यू में से बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने इसको ज़रा ज़्यादा बोदर करना है। ओके, यूनिट नंबर 4 की बुक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आपका पोर्शन आ रहा है एट द पेज नंबर 42, दैट इज़ ग्लोजरी। तो बेटा ग्लोजरी में देर इज़ नो नीड टू राइट ऑन द बोर्ड, ऑलरेडी तो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रीड फ्रॉम हियर। सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल का जो उर्दू में मीनिंग है, चूँकि हम इसकी ट्रांसलेशन पहले कर चुके हैं तो ट्रांसलेशन में हमने काफ़ी मीनिंग्स को कवर कर लिया था। उर्दू मीनिंग्स वैसे भी आपको नहीं आने होते, आपके पेपर में सिनोनिम्स आते हैं। तो यहाँ पर हम उर्दू मीनिंग्स समझने के लिए तो हम कर सकते हैं, बट आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करना है। तो एक्सेसिबल का मतलब होता है काबिल रसाई, जो ईजीली अवेलेबल हो जाए, हर एक की पहुँच हो उस तक। तो आप इसका कर सकते हैं ईजी टू यूज़। ईजी टू यूज़ बेटा मैंने ये किया है कि आपके पास जो बुक के ऊपर ग्लोजरी के वर्ड जो मीनिंग्स मेंशन है ना वो काफ़ी लेंथी सेंटेंसेस हैं, तो इट्स हार्ड टू लर्न फॉर द स्टूडेंट्स कि वो पूरे सेंटेंसेस को, इतने लॉन्ग सेंटेंसेस को लर्न कर सकें। तो कुछ सेंटेंसेस को जितने मैक्सिममली शॉर्ट हो सकते थे वो मैंने कर दिए हैं, तो आप साथ साथ उसको अंडरलाइनिंग एंड कटिंग करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एक्सेसिबल। एक्सेसिबल काबिल रसाई, ईजी टू यूज़, ठीक है, आसानी से जो इस्तेमाल हो सकता हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाली। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था। एडहेसिव का मतलब है चिपकने वाली, तो स्टिकी एंड ग्लूई दो ही वर्ड्स हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब जरासीम कश, जरासीम को ख़त्म करने वाली। आ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। ठीक है, इतना पोर्शन जस्ट आप कीजिएगा। इसके बाद इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है ख़राबी हो जाना, ज़ख्म में कोई जरासीम की वजह से कोई ख़राबी हो जाना। तो इसका आपको पूरा ही करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज ये सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन इस तरह से दी हुई है कि वो आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप डिजीज़ के सेंस में जस्ट कर सकते हो। द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड और ट्रांसमिटेड, यानी वो चीज़ जिसकी वजह से कोई बीमारी ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से कोई बीमारी की वजह बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ऐसे भी नॉर्मल रूटीन का वर्ड है। इट्स द सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक समथिंग, वो चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने के लिए इकट्ठी की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका माइनर। माइनर का मतलब है मामूली। मामूली में आपके जो वर्ड आ रहा है बहुत सिंपल सही है, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़, छोटा ही है, हो जाएगा इजीली। इसके बाद ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब मरहम, तो आप मेडिकल स्मूथ सॉफ्ट पेस्ट, बस इतना कीजिएगा। आप मेडिसिनल, ठीक है, मेडिसिनल वर्ड है, मेडिकल नहीं है। आप मेडिसिनल सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट, बस इतना कर लीजिएगा। इसके बाद है बेटा आपका रिंस। रिंस का मतलब सिंपली वॉश, धोना। नेक्स्ट है आपका लास्ट ट्वीज़र्स। तो ट्वीज़र आ स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स। पिंसर्स चिमटी को ही कहते हैं, चुटकी को ही कहते हैं, तो आप बस इतना ही कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद आपका पेज नंबर 43 पर आ रहा है, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो to match the meaning given on the right. All these words have prefix this. Do you know about the prefixes? Prefixes हम कहते हैं, आपने उर्दू में किया है ना साप के लाके, अगर आपने किए हों उर्दू में साप के लाके, तो ये बिल्कुल सेम इंग्लिश में वैसे ही है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होते हैं। तो प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं? जो एक्चुअल वर्ड से पहले आ रहा हो। प्री का वर्ड लगा हुआ है ना, प्री का क्या मतलब होता है? पहले आने वाली चीज़। तो जो वर्ड असल वर्ड से पहले इस्तेमाल हो रहा होता है ना कोई, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे हैं ना वो है दिस। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, आपके पास ना आपके दो वर्ड्स हैं, ये देखें आपकी बुक पर, यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मीनिंग दिए गए हैं। तो आपने मीनिंग्स को पढ़ना है। मीनिंग्स को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या वर्ड बनना चाहिए। यहाँ से एक एक लेटर उन्होंने मिस कर दिया है, तो आपने वो एक एक लेटर जो मिसिंग लेटर है वो लगाना है, और उसके साथ साथ आपने प्रीफिक्स
डिस 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 लगाते जाना है, ठीक है। तो ये मीनिंग आपका इसके अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है टू पुट आउट ऑफ प्लेस, यानी दूसरी जगह पर, यहाँ जगह से उसको हटा देना। तो जगह से हटा देना, अब वहाँ पर उन्होंने ना ओकेट लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ओकेट लिखा हुआ है ना पहले में आपके, तो ओकेट से हमें समझ में आ रहा है कि शायद ये लोकेट का वर्ड होगा। तो हमने वहाँ पर एल लगाना है पहले, और एल लगा के हमने उसके पीछे लगा देना है डिस, तो ये बन जाएगा डिसलोकेट, ठीक है। आपका वर्ड बन जाएगा डिसलोकेट। तमाम में आप पहले ही बेशक अपनी ना एक्सरसाइज, अगर आपके सामने बुक है ना अभी, तो पहले ही आप तमाम ब्लैंक्स में डिस 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 लिख लीजिए, DIS, ठीक है। तो डिस आपको पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक एक लेटर जस्ट मिसिंग है, वो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टू बी अनहैप्पी, तो आप इसका सेटिस्फाइड करोगे, यानी डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिखोगे DISSA, डिससेटिस्फाइड, ठीक हो गया। इसके बाद है टू डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब है भटक जाना या राह से हट जाना। तो इसका आप कर ले डिस्ट्रैक्ट, यानी डिस तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो उसके आगे आप सिर्फ T लिख लो, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट। अगर वर्ड समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू एक्सक्लूड, यानी कुछ खारिज कर देना, कुछ निकाल देना। तो यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाएगा आपका, डिस आप ऑलरेडी लिख चुके हो, उसके आगे क्यू लिख लो तो क्वालीफाई बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू डाउट, यानी शक में होना। तो डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि ये बिलीव से डिसबिलीव बनेगा, डिसबिलीव। डिस आप पहले लिख चुके हो, उसके आगे अब बी लिख लो, तो ये बन जाएगा डिसबिलीव। लास्ट है बेटा आपका टू रिजेक्ट, टू रिजेक्ट में आपने डिस अप्रूव करना है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डिस अप्रूव, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जस्ट प्रीफिक्सेस ही थे, ऐसे पेपर्स में ये वाला पोर्शन नहीं आता है, बट प्रीफिक्सेस चुके हैं, आपको ग्रामर पोर्शन आना चाहिए, इस वजह से ये मैंने आपको साथ करवा दिया। अच्छा बेटा, इसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा है चूज द करेक्ट आंसर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन। ये मैं अब रेज कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 43 पर। तो इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, आपने सही आंसर को चूज़ करना है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर, सो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए आपको कि अगर मुसलसल खून बहता रहे आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर आपने दबा कर भी रखा है उसको 20 से 30 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम पर आपने दबा के रख लिया है, लेकिन खून निकलना, खून का बहाव फिर भी बंद नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, डू फर्स्ट एड, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, कि आपको फर्स्ट एड अप्लाई करनी चाहिए, या फिर आपको जेंटल प्रेशर उसके ऊपर कपड़े के ऊपर लेकर डालना चाहिए, या फिर आपको मेडिकल असिस्टेंस को तलाश करना चाहिए, सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो बेटा पहले दो काम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना, उस ज़ख़म को बहने से, खून को बहने से रोकना आपकी फ़र्स्ट एड तो थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। तो उसके बाद अब आपने जो सेकंड वर्क करना है वो ये है कि आपने मेडिकल असिस्टेंस लेनी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा फिर, सी। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आ रहा है थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, यानी सफाई कर लेने से किस चीज़ का रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो जाता है रिस्क इन्फेक्शन एंड टेटनस का, ऑप्शन होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3, इफ़ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, अगर कोई डैश, क्या कोई चीज़ है जो अपीयर हो तो आप मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। तो यहाँ पर आएगा इफ़ अ रैश अपीयर, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा आपका, इफ़ अ रैश अपीयर, यानी अगर कोई खराश वहाँ पर जख्म पर आपको नज़र आने शुरू हो जाए ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से, तो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल बंद कर दें। नेक्स्ट है आपका चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डैश, कितनी मरतबा हमें कम अज़ कम अपनी ड्रेसिंग को चेंज करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा डेली, ऑप्शन सी, ठीक है। लास्ट है बेटा आपका बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश, बैंड एड स्टिकी प्लास्टर्स अच्छे होते हैं किस लिए, ड्रेसिंग के लिए। कौन सी ड्रेसिंग के लिए, स्मॉल डैश, क्या चीज़ स्मॉल, स्मॉल वाउंड्स, छोटे जख्मों की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका होगा ए, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आ रहा है आपके क्वेश्चन आंसर्स, वी ऑलरेडी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। और इसके बाद बेटा पेज नंबर 45 पर सी पोर्शन देखिए, ये वाला फर्स्ट एड प्रोसेस। अच्छा, ये वैसे आपको है तो एक एक्स्ट्रा चीज़, लेकिन एक बार शायद ये पेपर में आ चुका है इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में ना, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यानी वो क्या था कि फर्स्ट एड प्रोसेस डिस्क्राइब करें एज इट इज़। तो आपने जो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना पॉइंट टू पॉइंट, वो सारा आपने डिस्क्राइब कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ना आपके उन्होंने जो सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये आपकी नंबरिंग उन्होंने मेंशन की हुई है, और वो नंबरिंग आपकी नीचे से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे।
तो आपने उसको नीचे से ही लिखना स्टार्ट करना है। नंबर 1 पे आप लिखेंगे स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी सबसे पहले आपको फर्स्ट एड प्रोसेस में क्या करना होता है कि आपको ब्लीडिंग को रोकना होता है। नेक्स्ट है आपका क्लीन द वाउंड, यानी आपने जख्म को साफ करना है। फिर है आपका अप्लाई एन एंटीबायोटिक क्रीम, आपने एंटीबायोटिक क्रीम को अप्लाई करना है, ऑइंटमेंट को अप्लाई करना है उसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका कवर द वाउंड, जख्म को फिर आपने ढांप देना है, उसको रैप कर देना है, उसकी ड्रेसिंग कर देनी है। फिर है आपका चेंज द ड्रेसिंग, यानी आपने ड्रेसिंग करने के बाद कितनी मरतबा आपने ड्रेसिंग को चेंज करना है और कब कब करना है। नेक्स्ट है आपका वॉच द साइंस ऑफ इन्फेक्शन, कि बार बार जब भी आप ड्रेसिंग को चेंज कर रहे हैं तो उसके साइंस देखते रहें कि इसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एड प्रोसेस होगा, ये आप लर्न कर लीजिएगा, मे बी ये पेपर में आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, इसके बाद पेज नंबर 46 है पर आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रामर पोर्शन ऑलरेडी वैसे हम फ्रेज फॉर्म में हम पहले कर चुके हैं, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू नाउ, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 फ्रेजेस, नाउन फ्रेज एंड हम एक और फ्रेज कर चुके हैं ना, एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब ये एडवर्ब फ्रेज हमारे पास आ रही है। लेट्स सी बेटा, एडवर्ब फ्रेज हम कहते हैं, पहले तो आपके पास आ रहे हैं एडवर्ब्स। देखो एडवर्ब हम किसे कहते हैं, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? एडवर्ब हम कहते हैं ऐसी चीज़ जो वर्ब के में ऐड हो जाए। देखो एडवर्ब, ऐड प्लस वर्ब, तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है, ओके, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ये जो वर्ब के सेंस में इजाफा कर दे। देखो वर्ब के सेंस में किस तरह से इजाफा हो सकता है? वर्ब हम कहते हैं काम को, कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस मिकदार में हुआ, कितनी तादाद में हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये तमाम सवालों के जवाब जो वर्ड देगा ना वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक्सरसाइज बेटा आ रही है ना पेज नंबर 46 पर, ये आ रही है प्लेस एडवर्ब्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। इसमें सिर्फ आपने इतना करना है कि आपको सेंटेंसेस गिवन है, उसके आगे एडवर्ब्स भी गिवन है ब्रैकेट में। ठीक है ना, आपकी बुक पर आप देखिए आगे एडवर्ब्स भी गिवन है, आपने सिर्फ उन एडवर्ब्स को उठाकर मुनासिब जगह पर रखना है। ठीक है, आपके पास चूंकि लाइन है ना तो जगह नहीं होगी, तो वहाँ पर छोटे छोटे से स्टार्स बना लीजिए कि यहाँ पर इस एडवर्ब ने आना था। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई एम के फौरन बाद आपका एडवर्ब आ जाएगा जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑलवेज, वहाँ पर आप स्टार बना लो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलवेज ने यहाँ आना था। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माई ब्रदर ऑफन्स, माई ब्रदर के बाद आपका आएगा एडवर्ब, यहाँ पर स्टार बना लो। माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग, क्योंकि वो जॉगिंग पर जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है आपका ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। अच्छा, अब यहाँ पर जो लास्ट नाइट है वो लास्ट में आपके आ रहा है ना, ब्रैकेट में उन्होंने जो एडवर्ब दिया हुआ है, तो बेटा ये लास्ट पर ही, वैसे भी लास्ट पर ही आना है, तो वहीं पर ही आप स्टार बना लो मार्केट के बाद। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सेंटेंस, हैव यू बीन टू हंजा वैली। अब यहाँ पर हैव यू के बाद आप एडवर्ब लगाओगे तो वहाँ पर आप स्टार बना लो, तो ये बन जाएगा आपका हैव यू एवर बीन टू हंजा वैली। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सेंटेंस, द बर्ड्स वर चिर्पिंग। यहाँ पर आखिर पर आपने लगाना है जो एडवर्ब होगा, तो आप चिर्पिंग के बाद स्टार बनाओगे, पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा द बर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटीफुली। ठीक हो गया। सिक्स्थ है आपका आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। बेटा आई एम के फौरन बाद आप एडवर्ब लगा लो, और एडवर्ब आपका कौन सा है आगे गिवन ब्रैकेट में? स्टिल। तो क्या बन गया आपका सेंटेंस? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। ठीक। लास्ट है आपका इस एक्सरसाइज का, ही सा अ ब्लाइंड बैगर। यहाँ पर भी आप लास्ट में ही इन द मार्केट आप लिखेंगे, तो वहाँ पर आप लास्ट बैगर के बाद स्टार बना लो, पूरा सेंटेंस आपका बन गया ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। फाइन। इसके बाद अब आपके पोर्शन जो आ रहा है वो आ रहा है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज मैंने आपसे इससे पहले बात की कि हम नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसी तरीके से सेम ये है, बहुत आसान होगा समझना आपके लिए इस वक्त पर। ये सिर्फ आपको इन तीनों चारों की ना अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे यहीं पर ही जाकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपका आ रहा है एडवर्ब फ्रेज। बेटा वही बात कि फ्रेज हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा छोटा सा सेंटेंस जो अपना
पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता। हमने जो पहली एग्जांपल की थी, मैं आपको वही वाली दे देती हूँ। विद ब्रोकन हैंडल मैंने आपको एग्जांपल दी थी इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जब हमने फ्रेज को समझा था। विद ब्रोकन हैंडल, तो ये देखो 3 वर्ड्स का मुश्तमिल एक छोटा सा सेंटेंस है, टूटे हुए हैंडल के साथ। बात समझ आ रही है, पूरी समझ नहीं आ रही, तो ये आपकी इट्स कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो अब फ्रेज को समझने के बाद हमें ये देखना है कि एडवर्ब फ्रेज क्या होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वही जब मैंने आपको बताया कि ऐसा सेंटेंस जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे ना कर रहा हो, फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, और उसमें जो काम है ना वह एडवर्ब का हो रहा हो, तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, मजीद एक्सप्लेनेशन आपकी इन एग्जाम्पल से हो जाएगी। देखो, पहले एग्जाम्पल मैंने लिखी है ही वर्क्स केयरफुली, दूसरी एग्जाम्पल लिखी है दे रेस्टेड एट सनसेट। अब मैंने आपको एक लेक्चर में आपको ये बताया था कि अगर एक वर्ड हो तो बात ही आप जहन से निकाल दीजिए कि ये फ्रेज हो सकती है, क्योंकि अगर वह एक वर्ड है तो फ्रेज हरगिज नहीं हो सकती, बिकॉज फ्रेज इज अ शॉर्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके पास केयरफुली आ रहा है, तो इसको आप समझ लो कि ये फ्रेज तो नहीं है। अब आप ये देखो कि ये काम क्या कर रहा है। देखो, ही वर्क्स, वो काम करता है। कैसे करता है? मोहतात अंदाजे से करता है, मोहतात पसंदी से करता है, एहतियात से करता है। तो इसने मैनर को शो किया, एडवर्ब ऑफ मैनर को शो किया कि वो काम करता है, कैसे करता है। ठीक है, ये आपका एडवर्ब का काम दे रहा है, तो ये आपका एडवर्ब होगा। अब यहाँ पर देखो, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, ये वर्ब आ गया। अब आंसर मिल रहा है कब आराम किया? एट सनसेट, सूरज गुरूब होने पर आराम किया। तो ये देखो 2 वर्ड हैं, तो ये सेंटेंस हो सकता है, तो ये आपका फ्रेज है। ठीक है, एट सनसेट क्या है? फ्रेज, काम दे रहा था एडवर्ब का, बन गया ये एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, होप्स आपको समझ आई होगी। इसके बाद बेटा आपकी इसी की एक्सरसाइज आ रही है बी, फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एडवर्ब फ्रेजेस यहाँ पर दिए गए हैं सेंटेंसेस में, आपने उनको रिप्लेस करना है सिंगल वर्ड के साथ, यानी कि एडवर्ब के साथ। दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को समझ में। आपको एडवर्ब फ्रेजेस दिए गए हैं, आपने एडवर्ब फ्रेजेस को एक सिंगल एडवर्ब के साथ, एक सिंगल वर्ड के साथ आपने उसको चेंज करना है, वो वर्ड जो कि एडवर्ब हो। लेट्स स्टार्ट। आपका पहला है, आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। हमारी टीचर चाहती हैं कि हम ये काम बगैर ताखीर के करें। अभी विदाउट डिले है, 2 वर्ड्स हैं, तो ये आपका होगा फ्रेज। हमने इसको कन्वर्ट करना है एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, तो हमने इसको क्या किया? इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शी इज विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट, कि ये वो जितने लोगों से मैं तक मिला हूँ, ये सबसे ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो विदाउट डाउट को हमने चेंज कर दिया है अनडाउटेडली। ठीक है, विदाउट एनी शक, अनडाउटेडली। थर्ड है आपका, दिस प्लांट फ्लावर वंस एवरी ईयर, कि ये जो प्लांट है ये फूल देता है साल में एक दफ़ा। तो हमने वंस एवरी ईयर को कन्वर्ट कर दिया ईयरली के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, तुम्हें थोड़ी देर में अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। तो हमने इन अ वाइल को रिप्लेस किया सून के साथ। लास्ट है इस एक्सरसाइज का आपका, द 2 ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट 2 वर्ड्स हैं, फ्रेज है, तो आपने इसको चेंज किया किससे? एक्सीडेंटली। ठीक हो गया बेटा, ये आपने तमाम के तमाम सिंपल एडवर्ब्स लिखे हैं, एडवर्ब फ्रेजेस से इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, पेपर में ना आपको ये किस तरह से आ सकते हैं, पेपर में आपको ये जो एक्सरसाइज में उन्होंने एडवर्ब फ्रेजेस दी हुई है ना, इसको में भी वो दे सकते हैं कि वो आपको इसको इसी फॉर्म में देकर नीचे 4 ऑप्शन दे दें कि ये बताएं एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज। और ये भी वो कर सकते हैं कि वो आपको इनको थ्रू दें, जैसे वो दे दें कि दिस प्लांट्स फ्लावर्स ईयरली, और ईयरली को अंडरलाइन कर दें, और फिर वो आपसे कहें कि ये बताएं एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज। दोनों तरह से आ सकता है, तो आपने दोनों तरह से इसको समझना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा एक और स्टार्ट हो रहा है जेरेंड और इन्फिनिटिव्स का। जेरेंड और इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं बेटा? देखो, जेरेंड हम कहते हैं, बहुत आसान बात है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनिएगा। जेरेंड किसे कहते हैं? वर्ब। समझ में आ गया पहली बार कि वो वर्ब होता है। वर्ब किसे कहते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म होती है। ये मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये जो वर्ब कौन सा होता है, आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक हो गया। अब वर्ब विच वर्क्स एज अ नाउन, ऐसा वर्ब जो कि काम देने लग जाता है नाउन का। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा वर्ब जो कि काम देने लग जाता है नाउन का। देखो, अब स्मोकिंग, अगर मैं कहूँ ही स्मोकिंग,
वो सिगरेट पी रहा है, ही इज स्मोकिंग। तो यहाँ पर स्मोकिंग वो काम कर रहा है ना, एक्शन है ना, स्मोकिंग वो सिगरेट पी रहा है तो इसका तो एक्शन में है, तो स्मोकिंग यहाँ पर वर्ब है। लेकिन अगर इसी स्मोकिंग को मैं इस फॉर्म में लिखूँ, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, सिगरेट नोशी बुरी आदत है। अब यहाँ पर स्मोकिंग नहीं हो रही, एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, जस्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो एक्शन है ये बुरा है, ये अमल बुरा अमल है। तो ऐसा अमल जो एक्चुअल टेक प्लेस नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, तो वो आपका नाउन का काम देने लग जाता है। और ऐसा वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म जब वो नाउन का काम देने लग जाए तो वो बन जाता है आपका जेरंड। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देखो, मरियम फिनिश्ड डूइंग हर वर्क। अब यहाँ पर देखो मरियम फिनिश्ड, देखने में ना हमें लग रहा है कि दो वर्ब्स हैं यहाँ पर, ऐसे ही लग रहा है ना कि ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, जबकि ये वर्ब है और ये जेरंड है। मरियम ने खत्म कर लिया क्या, डूइंग हर वर्क, अपना काम करना। मरियम ने अपना काम करना खत्म कर लिया। अब यहाँ पर काम करना ये आपका वर्ब हो गया कि उसने जो एक्चुअल काम किया है वो उसने खत्म किया है। ठीक है, तो ये आपका वर्ब है और ये आपका जेरंड है। ठीक हो गया। इसके एक्सरसाइज में क्या आगे हम देख लेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो एक्सरसाइज में जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों मिक्स सेंटेंसेस हैं, हम वहाँ पर मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन्फिनिटिव्स, जेरंड आपको समझ में आ गया, ऐसा वर्ब जो नाउन का काम देने लगे कॉल्ड जेरंड। ठीक है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ वर्ब विथ और विदाउट, विथ और विदाउट, पार्ट ऑफ वर्ब विथ और विदाउट टू। वर्ब का पार्ट होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन कभी टू लगा होता है उसके साथ, कभी टू नहीं लगा होता। दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो कि एक एक्शन शो करता है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आई होप टू लर्न जेरंड्स। अब देखो आपने मुझे ये बताना है इसके अंदर कितने वर्ब्स आ रहे हैं। ठीक है, फाइन, आपने मुझे ये बताना है कि इसमें कितने वर्ब्स आ रहे हैं। अब ये देखो, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, टू लर्न जेरंड्स कि मैं जेरंड सीख लूँ, दो वर्ब्स आ गए, एक ये उम्मीद करना, एक ये सीखना। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये देखो, अब सिंपल सी बात बता रही हूँ, फौरन समझ में आ जाएगा आपके। ये देखो, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, इस वर्ब के साथ अपना सब्जेक्ट आ रहा है ना, इस वर्ब के साथ अपना सब्जेक्ट आ रहा है जो क्या है आई। कौन उम्मीद करता है, मैं उम्मीद करता हूँ। बेसिक यहाँ पर डायरेक्ट इसका लिंक बन रहा है सब्जेक्ट के साथ। दूसरा वर्ब देखते हैं, दूसरे वर्ब से पहले क्या आ रहा है सब्जेक्ट, नहीं आ रहा, इससे पहले क्या आ रहा है टू। तो ये जो दूसरा वर्ब है ना आपका जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है वो आपका इन्फिनिटिव होगा। बहुत आसान वर्डिंग में आपको मैं समझा देती हूँ। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो वर्ब्स आ रहे हों, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो वर्ब्स आ रहे हों, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो वर्ब्स आ रहे हों। पहले वर्ब का सब्जेक्ट हो वो इन्फिनिटिव नहीं है, दूसरा वर्ब जो अपना सब्जेक्ट नहीं रखता उसके साथ कभी टू आएगा, कभी टू नहीं भी आएगा, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि दूसरे वर्ब के साथ सब्जेक्ट है या नहीं। अगर उसके साथ सब्जेक्ट नहीं है तो वो आपका इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, आई होप टू लर्न जेरंड्स, मुझे जेरंड सीखने की उम्मीद रखता हूँ, तो यहाँ पर लर्न के साथ सब्जेक्ट नहीं आ रहा था तो ये आपका होगा इन्फिनिटिव। सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज, सारा प्लान करती है, मुंसूबाबंदी करती है कि वो कॉलेज अटेंड करेगी। अब या फिर कॉलेज अटेंड करने का वो प्लान करती है। यहाँ पर ये वर्ब आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो वर्ब होगा जो सब्जेक्ट के बगैर है ये आपका होगा इन्फिनिटिव। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आपकी आ रही है एक्सरसाइज एट द पेज नंबर 47, ये ब्लैंक्स की सूरत में है आपकी। आपने समझना है कि यहाँ पर आपने इन्फिनिटिव लगाना है या जेरंड लगाना है और आपने खुद से कन्वर्ट करना है उसको। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज मेंशन की हुई है, आप देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जेरंड विच एवर इज अप्रोप्रिएट। आपने वो लगाना है जो कि अप्रोप्रिएट हो, चाहे वो इन्फिनिटिव हो चाहे वो जेरंड हो। वी फेल्ट द प्लेन, इट्स प्लेन। ठीक है, वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। हमें फील हुआ कि जो प्लेन है वो तूफान में शेक कर रहा है, तो यहाँ पर आपने लगाना है शेकिंग, और ये शेकिंग होगा असल में जेरंड, क्योंकि यहाँ पर देखो फेल्ट आ रहा है, हमने महसूस किया द प्लेन शेकिंग, प्लेन का हिलना। ठीक है, हमने प्लेन का हिलना महसूस किया। अब यहाँ पर चूंकि प्लेन का हिलना आ रहा है, हिल रहा महसूस नहीं आ रहा कि प्लेन हिल रहा है,
बल्कि हमने प्लेन का हिलना फील किया, तो यहाँ पर इस वजह से ये आपका जेरेंड आएगा, शेकिंग। नेक्स्ट में आपका आएगा आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग। ये हमने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया है, सिंपल है, देयर इज़ नो नीड टू दोबारा से टू अंडरस्टैंड। सो हियर इज स्मोकिंग। इसके बाद है वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। यहाँ बेटा आपका इन्फिनेटिव आ रहा है, आपने ब्लैंक में टू का वर्ड लिखना है, ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इज द एग्जीबिशन वर्थ डैश। तो यहाँ पर आपने इसको विजिटिंग लगाना है, यानी आपका जेरेंड होगा इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, कि क्या एग्जीबिशन वहाँ पर विजिट करने के काबिल है, तो यहाँ पर आप विजिटिंग यानी कि जेरेंड लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई डोंट माइंड डैश अर्ली। तो यहाँ पर आप गेटिंग अप लगाओगे और ये आपका जेरेंड होगा, गेटिंग अप, गेटिंग अप। सिक्स्थ है आपका वुड लव डैश कम विद यू। यहाँ आप इन्फिनेटिव लगाओगे, यहाँ भी और सेवंथ में भी, दोनों में आपका इन्फिनेटिव आएगा, टू से प्रोसीड करेगा। यहाँ पर यह वर्ब लिखे हुए हैं, आपने जस्ट टू लगा देना है। वुड लव टू कम विद यू, हम पसंद करेंगे आपके साथ आना। और दूसरा शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, वो ऐसा शी सीम्स ऐसा लगता है टू नो दिस प्लेस, कि वो इस प्लेस को जानती है। दो वर्ब्स आ रहे हैं और दूसरे वर्ब के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, आपने वहाँ पर टू लिख देना है। बेटा यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। जेरेंड और इन्फिनेटिव की मजीद प्रैक्टिस के लिए आपको पेज नंबर 48 पर एक और एक्सरसाइज दी गई है, अब उसे देख लेते हैं। आपने ये बताना है सिर्फ इन सेंटेंसेस में से कि जो सेंटेंसेस गिवन है उसमें कौन सा जेरेंड है, कौन सा इन्फिनेटिव है, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। जो छोटे कट्स और स्क्रैप्स होते हैं वो आमतौर पर खुद ही जख्म बहना उनका बंद हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो ब्लीडिंग का वर्ड है ना, वो आपका ये देखिए नंबर 1 ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का वर्ड आपका जेरेंड है। जी स्टैंड फॉर जेरेंड, आई स्टैंड फॉर इन्फिनेटिव। जी स्टैंड फॉर जेरेंड, आई स्टैंड फॉर इन्फिनेटिव। आप अपनी बुक पर भी पूरा मत लिखिएगा बेशक, क्योंकि वो जगह कम होती है, तो सिर्फ जी और आई लिख लीजिए। पहले सेंटेंस में आपका ब्लीडिंग जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, नाउन का काम दे रहा है। टू क्लीन द एरिया, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि टू लगा हुआ है और विदाउट एनी सब्जेक्ट आ रहा है, तो टू क्लीन का जो वर्ड है यही आपका इन्फिनेटिव होगा। टू क्लीन द एरिया अराउंड द बाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। थर्ड है आपका डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। अब यहाँ पर दो आपके पास आ रहे हैं जेरेंड्स, एक चेकिंग और एक ब्लीडिंग, और तीसरा आपके पास टू सी, ये आपका इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है। फोर्थ है आपका सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल बाउंड। कोशिश करें इसको जख्म से दूर रखने की। देखो सो ट्राई एक वर्ब आ गया, दूसरा टू कीप से पहले टू आया है, तो ये जो आपका दूसरा वर्ब है, एक ही सेंटेंस में दूसरा वर्ब आ गया और उसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर टू कीप क्या होगा आपका इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। अगर रैश अपीयर हो जाए तो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल बंद कर दें, तो ये जो यूजिंग का वर्ड है ये आपका जेरेंड होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जी स्टैंड फॉर जेरेंड, ये आपका जेरेंड है। सिक्स्थ है आपका लास्ट है ये वाला आपका सेंटेंस, इफ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द बाउंड आफ्टर वॉशिंग यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। अब यहाँ पर भी आपके पास दो जेरेंड्स आ रहे हैं कि अगर डर्ट या डेब्रिस यानी ज़रात या टुकड़े वगैरह जख्म में मौजूद रह जाएं जख्म धोने के बाद भी, तो फिर ट्वीज़र का इस्तेमाल करें। वो ट्वीज़र जो कि अच्छे तरीके से साफ़ किया गया हो अल्कोहल से, और उसको इस्तेमाल करें उन ज़रात को रिमूव करने के लिए, उन ज़रात को वहाँ से उठाने के लिए। यहाँ भी आपके पास दो आ रहे हैं जो जेरेंड्स हैं, एक जेरेंड है और एक आपका इन्फिनेटिव है। वॉशिंग जेरेंड होगा, टू रिमूव आपका इन्फिनेटिव होगा। बेटा उम्मीद करती हूँ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 4 की, आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है इंग्लिश बी पोर्शन। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इंग्लिश बी पोर्शन नाउ, बट बिफोर वी डू द इंग्लिश बी पोर्शन, हमारा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 दिस पार्ट वाज रिमेनिंग फ्रॉम द इंग्लिश ए पोर्शन, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 में बेटा कुछ सेंटेंसेस ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। कुछ में उन्होंने कहा होता है कि आपने इसको सिनोनिम्स बताने हैं, और कुछ में कहा गया होता है कि आपने इसके एंटोनिम्स बताने हैं। स्टूडेंट्स बोदर नहीं करते कि वो तमाम सेंटेंस को अच्छी तरह से समझें पढ़ें, वो बस सिनोनिम्स पर टिक करते जाते हैं, और वो आपको आता हुआ भी जो क्वेश्चन होता है वो रॉन्ग हो जाता है, सिर्फ आपकी थोड़ी जल्दबाजी की वजह से। तो आपने स्टेटमेंट को पहले पूरी तरह से पढ़ना है, ठीक है।
आपका वेरी फर्स्ट सेंटेंस है, ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। उन्होंने ब्लैक स्टोन की हिजरे अस्वद की तनसीब के लिए मुनसिफाना प्लान पेश किया। अब इक्विटेबल का मुनसिफाना, तो मुनसिफाना के अकॉर्डिंग आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आपने ढूंढना है कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। पहला है आपका प्रिविलेज्ड, दूसरा है रीज़नेबल, तीसरा है फेवरेट। तो डेफिनेटली रीज़नेबल समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप टिक करोगे बी ऑप्शन पर। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड है आपका सेंटेंस, ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो। उनके पास जो भी केस लाया गया दुश्मन या दोस्त की तरफ से, तो फो को पूछा गया है कि सिनोनिम क्या होगा, डेफिनेटली एनिमी होगा, ऑप्शन सी। थर्ड सेंटेंस है आपका, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली। एंसेस्टर्स का सिनोनिम आपने बताना है, हमने पहले भी ये किया था, तो इसका सिनोनिम होगा फोर फादर्स, ऑप्शन बी। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है आपका, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। नए साल के दिन से पहले, अब पहले की बात आई है, प्रायर की बात आई है, तो ऑप्शन आपका डेफिनेटली प्रीसीडिंग कंसिडर होगा, और प्रीसीडिंग आपका ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस है आपका, अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज। कस्टम, कस्टम का सिनोनिम पूछा गया है, तो कस्टम का सिनोनिम होगा प्रैक्टिस, ऑप्शन बी। फिफ्थ सेंटेंस बी ऑप्शन। ठीक है। सिक्स्थ है आपका, फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। ये हमने इसी चैप्टर में ही पढ़ा था, आज वाले चैप्टर में ही। तो विक्टिम का सिनोनिम पूछा गया है, विक्टिम का सिनोनिम होगा सफरर, ऑप्शन सी। बेटा इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेवंथ, द सिनोनिम ऑफ परसिवियर इज। परसिवियर का सिनोनिम बताना है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सिनोनिम हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को एक जैसे, और एंटोनिम हम कहते हैं मुतजाद अल्फाज को एक दूसरे के उलट। तो परसिवियर का सिनोनिम आपने बताना है। परसिवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना, तो परसिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब होता है मुस्तकिल रहना, किसी चीज़ के ऊपर कायम रहना। तो आपका ऑप्शन होगा सेवंथ का ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज। रिवॉर्ड का सिनोनिम क्या होगा, प्राइज, आसान सा है डेफिनेटली, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, एट सेंटेंस। नाइन्थ है आपका एंटोनिम ऑफ माइटी। यहाँ पर आया है एंटोनिम, माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, माइटी का एंटोनिम क्या होगा, वीक, ऑप्शन ए। ठीक है। टेंथ है आपका द एंटोनिम ऑफ फेल इज। एंटोनिम ही बताना है आपने फेल का, वैसे ही पता है कि इसका मतलब होता है पास या तो फिर सक्सीड, तो ऑप्शन आपका होगा बी, यानी कि सक्सीड। 11th सेंटेंस है बेटा आपका, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। जो एक्सीडेंट है वो उसके रूथलेसनेस की वजह से हुआ। अब रूथलेसनेस असल में एक खूबी है, पूछा यह गया है कि रूथलेसनेस कौन सा नाउन है। अब ये खूबी है, नज़र नहीं आती, तो इसलिए फिर आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, सो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है। इसके बाद आपका 12th सेंटेंस है, आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। हमारा काम है ऑडियंस को खुश रखना। तो ऑडियंस कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। 12th सेंटेंस आपका। इसके बाद 13th सेंटेंस है आपका, वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने डिग्री, एडजेक्टिव की डिग्री सही लगानी थी, अप्रोप्रिएट डिग्री विल बी अर्ली, सो ऑप्शन ए। ठीक है। 13th सेंटेंस। 14th सेंटेंस है आपका, वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन। ये आपका टेंस आपने बताना है कि सही टेंस कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, सो वी क्लीन्ड आवर बॉटल, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। 15th सेंटेंस है आपका, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमज ग्रेड्स। यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन लगानी थी, तो आपका 15th सेंटेंस में बी ऑप्शन आएगा। 16th है आपका, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। यहाँ पर आपने ऑप्शन ए कंसिडर करना है कि हमने पिछली गर्मियों में बहुत सारी जगहों को विजिट किया था, तो ऑप्शन आपका होगा कंसिडर यहाँ पर ए। 17th सेंटेंस है बेटा आपका, इसका एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस। तमाम स्टूडेंट्स compete करते हैं, मुकाबला करते हैं इनाम लेने के लिए, तो ऑप्शन बी कंसिडर होगा सेंटेंस नंबर 17 का। 18th है आपका, डिडंट यू सी द साइन। क्या तुमने साइन नहीं देखा, यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स पर आवर। कि तुम्हें एक और एन और के अकॉर्डिंग, 1 घंटे के अकॉर्डिंग तुम्हें 30 माइल से ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पीड के डिस्क्राइब किया गया और नसीहत की गई है, तो शुड के सेंस में बात जाएगी, तो शुड नॉट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। 19th है आपका, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट।
तुम शायद लुबना को गार्डन में ढूंढ लो लेकिन मुझे शक है। अब यहाँ पर शायद की सेंस आई है तो आपने माइट का यहाँ पर ऑप्शन कंसिडर करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये बेटा आपने इंटरस्टेट के स्पेलिंग्स बताने हैं सही, तो इंटरस्टेट के सही स्पेलिंग आपका ऑप्शन बी होगा, दिस वन, ठीक है। ओके बेटा ये आपका इंग्लिश ए पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमने स्टार्ट करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, और वो भी हम साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट टू ओपन द बुक। पेज नंबर 175 पर आपके ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। फाइन, हमने आज जो पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं वो करने हैं 41 to 60। तो सबसे पहले तो आपके पास 41 सेंटेंस है। 41st जो आपका पास सेंटेंस आ रहा है वेरी फर्स्ट वो है लवली, लवली एंड लवेबल। तो लवली का मतलब होता है प्यारा और लवेबल का मतलब होता है प्यार के काबिल। लवली रोज इज़ अ लवली फ्लावर, गुलाब प्यारा फूल है। लवेबल प्यार के काबिल। शी इज़ नाइस एंड लवेबल, वो अच्छी और प्यार के काबिल है। नेक्स्ट है आपके पास मेडल एंड मेडल। इस मेडल का मतलब है तमगा। कोई भी जो आप जैसे कोई पोजीशन बच्चा लेता है तो उसको मिलते हैं ना, सिल्वर मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, वो ये वही वाला ही मेडल है, ठीक है। और ये मेडल का मतलब होता है मुदाखलत करना। तो मेडल, आतिफ हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल, आतिफ ने चांदी का मेडल जीता। और मेडल का मतलब होगा मुदाखलत करना। डू नॉट मेडल विद अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। इसके बाद है मीट एंड मीट। ये मीट है, इसका मतलब होता है मिलना, और इस मीट का मतलब होता है गोश्त। तो ये मीट, माई फ्रेंड केम टू मीट मी एट द एयरपोर्ट, मेरे फ्रेंड मुझसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आए। और दूसरा मीट है गोश्त, आई लाइक टू ईट मीट, मुझे गोश्त खाना पसंद है। इसके बाद है मेटल एंड मेटल। ये मेटल होगा आपका धात, यानी वही जो धात हम जैसे मेटल की चूड़ियाँ वगैरह ये सब। और इसी तरीके से मेटल जुर्रत। तो ये मेटल धात, गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, कोई सी भी धात हो सकती है। सोना एक महंगी धात है। और इसके बाद मेटल, मेटल का मतलब होता है जुर्रत। द पाकिस्तानीज हैव येट टू शो देयर मेटल, पाकिस्तानियों को अभी अपनी जुर्रत दिखानी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मैरी। तो मैरी आपका पास, मैरी का वर्ड मतलब होता है शादी करना, और इस मैरी का मतलब होता है खुश। तो मैरी, कमाल इज़ गोइंग टू मैरी नजमा, कमाल नजमा से शादी करने जा रहा है। और दूसरा मैरी होगा खुश, दे आर मेकिंग मैरी, वो खुश हो रहे हैं। इसके बाद है माइनर एंड माइनर। तो माइनर का मतलब है कानकुन, ये पेशावर होते हैं, यानी कान में माइंस में काम करने वाले को हम माइनर कहते हैं। माइनर मामूली। ही इज़ अ माइनर बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन के लिहाज से एक माइनर है, कानकुन है। और माइनर का मतलब होता है मामूली। द प्रॉब्लम इज़ माइनर वन, प्रॉब्लम छोटी सी है। इसके बाद है नेसेसिटी एंड नेसेसरी। नेसेसिटी का मतलब है ज़रूरत और नेसेसरी का मतलब है ज़रूरी। नेसेसिटी, ब्रेड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइव्स, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत रोटी है। और इसके बाद नेसेसरी ज़रूरी। इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, ये ज़रूरी है तालिब इल्मों के लिए कि वो अपना होमवर्क करें। बेटा इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा, ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है अमल करना या पाबंदी करना। तो ऑब्जर्वेशन, उज़्मा हैज़ क्विक ऑब्जर्वेशन, उज़्मा क्विक ऑब्जर्वेशन रखती है, अच्छा तेज़ मुशाहिदा रखती है। और ऑब्जर्वेंस का मतलब होगा पाबंदी करना। सो ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉज इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सिटीज़न, हर शहरी पर लॉज को, कानून की पाबंदी करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब है पैगंबर और इस प्रॉफिट का मतलब है मुनाफा। तो प्रॉफिट जिसका मतलब है नबी, उसका मतलब बनेगा पैगंबर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो है, पैगंबर वाला जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और दूसरा होगा प्रॉफिट, मुनाफा। ही मेड आ ह्यूज प्रॉफिट इन द बिजनेस लास्ट ईयर, उसने पिछले साल बहुत बड़ा मुनाफा बनाया। इसके बाद है पॉपुलस एंड पॉपुलर। पॉपुलस का मतलब होता है गुंजान आबाद। गुंजान आबाद आप उस जगह को कहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती हो। और पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर। तो पॉपुलस आपका सेंटेंस बनेगा चाइना इज़ अ पॉपुलस कंट्री, चाइना एक गुंजान आबाद मुल्क है। और दूसरे पॉपुलर का बनेगा आपका मशहूर, यानी यास्मीन इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स, यास्मीन अपने दोस्तों में बहुत मशहूर है। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपकी जो स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं और ये प्रिंसिपल असूल।
द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी काइंड, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल बहुत मेहरबान हैं। और इस प्रिंसिपल का मतलब बनेगा फिर कायदे आज़म वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल, कायदे आज़म बाअसूल आदमी थे। इसके बाद है पीस एंड पीस, ये पीस टुकड़ा और ये पीस अमन। गिव मी अ पीस ऑफ चॉक, मुझे चौक का एक टुकड़ा दें। और पीस अमन या सुकून, लेट मी डू माई वर्क इन पीस, मुझे मेरा काम सुकून से करने दो। इसके बाद है आपका प्रे एंड प्रे, इस प्रे का मतलब है शिकार और इस प्रे का मतलब है दुआ करना। तो प्रे द हंटर रैन आफ्टर हिज प्रे, हंटर अपने यानी शिकारी, शिकारी अपने शिकार के पीछे भागा। और दूसरा है आपके पास प्रे, आई शेल प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस, मैं अल्लाह से तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूँगी या करूँगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास पीपल एंड पीपल्स, पीपल का मतलब होता है लोग और पीपल्स का मतलब होता है मुख्तलिफ कौमें, ठीक है। तो पीपल यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान लव देयर कंट्री, पाकिस्तान के लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और पीपल्स का मतलब होता है मुख्तलिफ कौमें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग्स, रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे ऑफ डिफरेंट पीपल्स, मुख्तलिफ कौमों के नुमाइंदे मीटिंग में मौजूद थे। नेक्स्ट है आपके पास पोर एंड पोर, इस पोर का मतलब है मसाम और इस पोर का मतलब है उंडेलना। तो ये पोर कौन सा है, मसाम, मसाम किसे कहते हैं, हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे जो सुराख होते हैं ना उनको हम मसाम कहते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी पोर्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे मसाम हैं। पोर सम टी इन दिस कप, इस कप में थोड़ी सी चाय डालो, उंडेलना या डालना। क्वाइट एंड क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब है बेटा खामोश और इस क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। तो क्वाइट, कांट यू कीप क्वाइट, क्या तुम खामोश नहीं रह सकते। और दूसरा क्वाइट है योर आंसर इज़ क्वाइट राइट, तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है बेटा आपके पास रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है काबिल एहतराम और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है मुअद्दब। तो रिस्पेक्टेबल का सेंटेंस आपका बनेगा नायाब बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, नायाब एक काबिल एहतराम फैमिली से बिलोंग करती है। और रिस्पेक्टफुल का बनेगा अहमद इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज एल्डर्स, अहमद हमेशा अपने बड़ों के सामने मुअद्दब रहता है, अदब वाला रहता है। इसके बाद है रेन एंड रेन, इस रेन का मतलब है लगाम यानी घोड़े की जो लगामें होती हैं ना, जो बागें होती हैं वो। और इस रेन का मतलब है बारिश। द हॉर्स मैन पुल्ड द रेन्स ऑफ द हॉर्स, हॉर्स मैन ने यानी घुड़सवार ने घोड़े की लगामें या फिर बागें खींची। और रेन का मतलब है बारिश, सो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इसके बाद बेटा 59 सेंटेंस आपके पास आ रहा है रोब्ड एंड स्टोलन। रोब का मतलब होता है लूट लेना और या फिर लूट लिया, और स्टोलन का मतलब होता है चोरी शुदा। सो रोब का सेंटेंस होगा द रोबर्स रॉब्ड हर ऑफ हर मनी, डाकुओं ने उससे उसकी रकम लूट ली। और स्टोलन का होगा चोरी शुदा, द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, चोरी शुदा चीज़ें वापस मिल गई। इसके बाद बेटा आपके पास आखिरी जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है रोल। तो रोल का मतलब होता है किरदार और इस रोल का मतलब होता है फहरिस्त। ये वही फहरिस्त है जो आपके जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में होती है ना, रोल कॉल, ये वही वाली ही है। रोल, हिज रोल इन द प्ले वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, उसका रोल प्ले में बहुत मुश्किल था। और इसके बाद है रोल, जो आपको मैंने बताया कि फहरिस्त, इसका बनेगा सेंटेंस आपका हिज नेम वॉज एट द टॉप इन द रोल, कि उसका नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर था। बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, हमने इंग्लिश ए का कुछ पोर्शन किया और इंग्लिश बी का। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5। तब तक आप इसको लर्न कीजिए, अपने पास नोट्स रेडी कीजिए। आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।